आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। क्या मतलब होता है फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन? देखिए, जब भी हमें प्रोडक्शन करना होता है, ठीक है, इकोनॉमी में जब भी हमें प्रोडक्शन करना होता है तो हमें 4 फैक्टर्स की जरूरत होती है, ठीक है। ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स में कि हमें हमेशा 4 फैक्टर्स की जरूरत होती है जिन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं वो 4 फैक्टर्स? तो सबसे फर्स्ट होता है आपका लैंड, लेबर, कैपिटल एंड फोर्थ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। मतलब ये जितने भी मेरे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, इनसे जो इनकम होता है इनका, ठीक है, इनका जो इनकम होता है, ये जो पेड किए जाते हैं इनको, ठीक है ना, इनके सर्विसेज के बदले में, उसके बारे में हम लोग डिटरमाइन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो प्राइस क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट अगर हम बोले तो फैक्टर प्राइसिंग में हम क्या करें, लिख लीजिएगा, इन थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग स्टडीज हाउ रेंट। अच्छा देखिए, लैंड से हमें क्या मिलता है? रेंट। लेबर से वेजेस और सैलरीज लेबर को मिलता है, ठीक है। कैपिटल जो इन्वेस्ट करते हैं उनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है? प्रॉफिट, करेक्ट। तो जो लैंड ओनर है उनकी इनकम को रेंट बोला जाएगा, लेबर जो होंगे उसे हम लोग वेजेस एंड सैलरी उनकी इनकम को बोला जाएगा, कैपिटल को इंटरेस्ट बोला जाएगा और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट बोला जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के अकॉर्डिंगली अगर हम अपना डेफिनेशन लिखें कि फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन में क्या होता है, तो फैक्टर थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग स्टडीज हाउ रेंट ऑन लैंड, अभी हमें बताया कि लैंड के लिए रेंट होता है, तो लैंड रेंट ऑन लैंड, वेजेस ऑफ लेबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज डिटरमाइंड। तो ये एक एक टॉपिक है हमारा, है ना। हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मतलब हम डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट पढ़ेंगे, हम डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस पढ़ेंगे, इंटरेस्ट पढ़ेंगे एंड देन फाइनली प्रॉफिट पढ़ेंगे एक एक करके, करेक्ट है ना। नाउ ये जो फैक्टर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है जिसका नाम है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब आज की टॉपिक पूरी वही होने वाली है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। बट उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन में कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, है ना। ये जितने भी फैक्टर प्राइसिंग है इनके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे कि ये कैसे होते हैं और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं इनको पढ़ने के लिए, किन बातों को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स में आपका आता है, देखिए सबसे पहला चीज है क्योंकि फैक्टर प्राइसिंग में हमें ना डिराइव्ड डिमांड देखने को मिलता है। डिराइव्ड डिमांड क्या मतलब होता है? डिराइव्ड डिमांड का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का डिमांड, है ना, किसी भी चीज को जब सप्लाई करना है तो वो ऐसे ही नहीं हो जाएगा। मतलब उसकी डिमांड ना डिराइव होती है। मतलब जैसे आपको अगर घर बनाना है ना, मतलब एक का डिमांड दूसरे से रिलेटेड होता है। जैसे मान लीजिए कि डिमांड हो रहा है घर का, ठीक है, हमें घर बनाना है, लेकिन घर के डिमांड से कुछ और प्रोडक्ट्स के डिमांड भी मार्केट में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको घर बनाना है, लोगों में घर की इच्छा हो रही है, घर का डिमांड मतलब फ्लैट का डिमांड मार्केट में बढ़ रहा है, तो अब घर बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उनके डिमांड भी बनेंगे। जैसे ब्रिक्स, ईंट जो होती है, सीमेंट, है ना, रॉड जो होता है, स्टील, है ना। तो इन सभी चीज़ों के डिमांड बढ़ेंगे। लेकिन देखिए अकेले ब्रिक्स का कोई डिमांड नहीं है, सीमेंट का कोई ऐसा नहीं है कि चलो 4 केजी सीमेंट घर में रख देते हैं, ऐसा तो कोई डिमांड नहीं होता है ना। लेकिन डिमांड आपका घर का है कि चलो घर बनाया जाए,
और घर बनाने की वजह से, मतलब डिमांड घर का है और घर बनाने की वजह से इन चीज़ों का डिमांड जब होता है कि चलो घर बनाना है तो ब्रिक्स के डिमांड भी हाई होंगे, सीमेंट के भी, स्टील के भी, प्लस आपके लेबर के भी डिमांड इसमें होंगी, है ना, क्योंकि जो घर बनाएंगे उनमें तो आपको लेबर भी एम्प्लॉय करना पड़ेगा, करेक्ट है ना। तो फिर ये जो डिमांड है ना, इन प्रोडक्ट्स के जो डिमांड है, इनको बोला जाता है कि डिराइव, मतलब इनके डिमांड डिराइव हुए हैं फ्रॉम द डिमांड ऑफ हाउस, ठीक है, फ्रॉम द डिमांड ऑफ होम और बिल्डिंग, करेक्ट है। तो ये डिराइव डिमांड पे काम करता है, करेक्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इसमें जॉइंट डिमांड का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, जॉइंट डिमांड, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है जॉइंट डिमांड। तो जॉइंट डिमांड में ये होता है कि कोई एक प्रोडक्ट या कोई एक फैक्टर, है ना, प्रोडक्शन को नहीं कर सकता है। किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए अगर आप ये बोल दीजिए कि चलो सिर्फ लेबर है, वो आदमी बहुत काम करता है या 4 महीने लेबर लगाए हुए हैं, तो अब वो प्रोडक्शन करके देंगे। क्या प्रोडक्शन करके देंगे? अगर उनको मान लो कि खेती भी करनी है ना, तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए? लैंड चाहिए, है ना। मतलब लेबर तो है आपके पास, काम करने वाले लोग हैं, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन ये अकेला क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। इसको इसके साथ में क्या चाहिए? लैंड चाहिए जिसपे कि ये खेती कर सकता है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आपका आ जाएगा कि मान लो सीड्स इसमें डाल रहा है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके साथ में लैंड के ऊपर में ये कर रहा है, प्लस अपनी एक्टिविटी कर रहा है, तब तो कुछ उपज के आएगा ना, तब तो कुछ आपको प्रोड्यूस होगा, मिलेगा, है ना। तो अकेला कोई भी लैंड ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसा थोड़ी है कि वो आपको खेती करके हर साल खुद ब खुद वो आपको धान दे दे रहा है, चावल गेहूं आपको वहां से मिलना शुरू हो जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। लेबर को उसमें काम करना पड़ रहा है। तो अकेला कोई भी फैक्टर, या पैसा है आपका कैपिटल, आप उसको तिजोरी में रखे हुए वो अपने आप ग्रो होते जा रहा है, नहीं, उसको भी एम्प्लॉयड करना पड़ता है कहीं पे, तब जाके आप वहां से इंटरेस्ट कमाते हो। तो हर चीज के पीछे में हर फैक्टर्स को ना किसी दूसरे फैक्टर के साथ मिल के काम करना पड़ता है, और ये नेसेसरी कंडीशन है कि हर किसी का जो डिमांड है यहाँ पे वो जॉइंट डिमांड है, मतलब एक के साथ दूसरे का डिमांड रहेगा ही रहेगा। बात समझ में? तो स्लाइटली डिफरेंस है डिराइव डिमांड में और जॉइंट डिमांड में। डिराइव डिमांड में क्या है कि कोई कमोडिटी का डिमांड हुआ, उससे किसी और कमोडिटी के डिमांड्स बढ़ गए, ठीक है। और जॉइंट डिमांड में होगा कि फैक्टर्स के डिमांड बढ़ेंगे, मतलब अगर कोई एक फैक्टर बढ़ रहा है का डिमांड अगर बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ दूसरे फैक्टर्स के भी डिमांड बढ़ रहे हैं। चलो घर वाले एग्जाम्पल में अगर हम देख ले ज्यादा क्लियर करने के लिए, मान लो घर का डिमांड है लोगों में, तो इससे क्या हुआ? ईंट हुई, सीमेंट हुई, मतलब ब्रिक्स का आया डिमांड, सीमेंट का डिमांड आया, स्टील का डिमांड आया। तो घर के साथ रिलेटेड इन सभी चीजों का डिमांड हो गया डिराइव डिमांड। और आपस में इनका जो डिमांड है कि घर बनाना है तो ईंट के साथ साथ आपको सीमेंट की भी जरूरत पड़ेगी ना। तो अब ईंट लग रहा है तो सीमेंट भी लगेगा, सीमेंट लग रहा है बालू भी लगेंगे, स्टील भी लगेंगे। तो ये आपस में इनका जो डिमांड है ये जॉइंट डिमांड है, जबकि घर के बदले से अगर इनका जो डिमांड आया है वो हो गया आपका डिराइव डिमांड, करेक्ट है ना। नेक्स्ट इसमें जो फीचर्स है वो फीचर ये है कि लॉ ऑफ सप्लाई विल नॉट बी इफेक्टेड, है ना। लॉ ऑफ सप्लाई may not be affected। मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे हम लोग बचपन क्लास में या फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कि डिमांड को हमने अलग से पढ़ा है, सप्लाई को हमने अलग से पढ़ा है। ये कॉन्सेप्ट भी ना आप डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे सप्लाई को हम लोग इफेक्ट नहीं करते, मतलब सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे चीजों को नहीं देखा जाएगा, नहीं देखा जाता है, ठीक है। ये एक फीचर है इसका। तो लॉ ऑफ सप्लाई बेसिकली यहाँ पे हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, उनके ऊपर में कोई असर नहीं पड़ता है, ऐसा यहाँ मान के चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एब्सेंस ऑफ प्रॉपर कंट्रोल एब्सेंस ऑफ प्रॉपर कंट्रोल ऑफ द ओनर अपॉन सप्लाई, ठीक है। प्रॉपर कंट्रोल ओनर का सप्लाई के ऊपर में नहीं रहता है। देखिए फैक्टर्स में क्या होता है, आपका प्रोडक्ट के ऊपर में सप्लाई ओनर्स का कंट्रोल होता है सप्लाई पे, करेक्ट ना। कि प्रोडक्ट मान लो कि आपने सारे फैक्टर्स को लगा के, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को लगा के आपने एक प्रोडक्ट बनाया, मान लेते हैं आपने सोप बनाया, साबुन बनाया, ठीक है।
तो एंटरप्रेन्योरशिप जो ओनर है वो कितना प्रोडक्शन करेगा साबुन का, कितना सप्लाई देगा मार्केट में, इसके ऊपर में उसका कंट्रोल है, ठीक है। लेकिन फैक्टर्स की सप्लाई के ऊपर में उसका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखो लैंड तो हम पहले ही जानते हैं कि इनइलास्टिक सप्लाई होता है, परफेक्टली इलास्टिक, आप लैंड को बढ़ा घटा नहीं सकते हो। दूसरी बात, मान लेते हैं कि अभी बहुत ज्यादा लैंड यूटिलाइज नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो सप्लाई है मार्केट में, आपको लैंड मिल जा रहा है। लेकिन अगर मान लो कि आपके पास में बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं फार्मिंग की जरूरत है, ठीक है ना, लेकिन आपका ज्यादा से ज्यादा लैंड, मैक्सिमम लैंड जो आपका है, लैंड मास, वो बंजर जमीन है, रेगिस्तान है ना, डेजर्ट है ना, तो फिर क्या करोगे? इसका मतलब सप्लाई के लिए आपके इतना ही लैंड हो गया, इन जमीन का तो कोई फायदा ही नहीं है वहां पे, है ना। तो ये आपके हाथ में नहीं है कि आप क्या करें। या फिर ऐसा समझ लो कि जहां आपको इंडस्ट्री लगाना है लेकिन मोस्ट ऑफ द लैंड फर्टाइल है ना, और वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मतलब सिर्फ जो ओनर चाहेगा कि हम चलो ये जमीन यहाँ पे इतना दूर तक हमने लगाया हुआ था अपना प्लांट, अभी मुझे और भी लोग आ रहे हैं तो सप्लाई बढ़ता जा रहा है और भी हम जमीनें यूज करते जा रहे हैं, ये आपके हाथ में नहीं है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंड करता है, लोकल सोसाइटी पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी कि सप्लाई आपकी इफेक्ट होगी, आपके हाथ में नहीं रहेगी। जैसे एक आपका एग्जांपल यही का सिंगुल का केस जो था, है ना, टाटा तो प्रोड्यूसर था, वो चाहता था कि यहाँ पे अपनी प्लांट लगाए और नैनो गाड़ी प्रोड्यूस करे, बट क्या वो सप्लाई उसको मिला, वो लैंड उसको मिल पाया? नहीं मिल पाया, है ना, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन था, ठीक है, इंटरफेरेंस था। तो ये सारी चीजें, तो एब्सेंस ऑफ प्रॉपर कंट्रोल ऑफ द ओनर अपॉन सप्लाई, फैक्टर्स पे सप्लाई का कोई ओनर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता है फैक्टर के सप्लाई पे, ठीक है। और लास्ट है इसमें डिपेंडेबिलिटी, है ना। डिपेंडेबिलिटी मतलब, डिपेंडेबिलिटी का मतलब कि जो डिमांड है फैक्टर्स के, जितने भी जो फैक्टर्स हैं उनके जो डिमांड है वो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो जैसे दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, और एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो देखो, और ये डिपेंडेबिलिटी है, मतलब अगर हम बात करते हो यूटिलिटीज हम लोग पढ़ के आए हैं, तो प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट का, है ना, किसी प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो उसके मार्जिनल यूटिलिटी पर डिपेंड करता है। जब तक आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलता जा रहा है, और आप जानते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी यूजुअली क्या होता है, डिमिनिशिंग होता है ना, कि जैसे ही आप किसी प्रोडक्ट को यूज करते जा रहे हो तो उसकी यूटिलिटी आपके लिए घटती चली जा रही है, तो उसका डिमांड भी घटता चला जाएगा, है ना। जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसी चीज की तो उसका डिमांड सबसे हाई होता है, और जैसे जैसे वो फुलफिलमेंट होना शुरू हो जाता है वो डिमांड धीरे धीरे आपकी यूटिलिटी कम होने लगती है, और उसकी वजह से डिमांड भी उसका कम होने लगता है, ठीक है। तो अगर हम प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट में बात करें तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है। अगर हम लोग फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट में बात करें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वो डिपेंड करता है प्रोडक्टिविटी पे, उनके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे, है ना। तो फैक्टर्स जब तक उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रहेगी, मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जितनी हाई रहेगी, डिमांड फैक्टर्स के उतने ज्यादा रहेंगे, ठीक है ना, और उसके बेसिस पे ही उसकी प्राइसिंग सेट की जाएगी, ठीक है। और अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी तो फिर उस फैक्टर्स का कोई काम नहीं रहेगा, वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, उसकी प्राइसिंग भी कम हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। क्लियर है बात। तो डिपेंडेबिलिटी में यही है कि फैक्टर्स का जो यूटिलिटी है, या बोल सकते हो कि फैक्टर्स का जो डिमांड है वो डिपेंड करता है उनके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे, है ना, कितना वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, चाहे वो लैंड हो या लेबर हो, है ना, इसके बेसिस पे। और प्रोडक्ट की जो डिपेंडेबिलिटी है या डिमांड है वो डिपेंड करता है उसके यूटिलिटीज पे। तो प्रोडक्ट से हमें अभी नहीं मतलब है इस चैप्टर में, हमें मतलब है मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज ऑफ फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स हमें पढ़ना है, क्योंकि फैक्टर प्राइसिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। तो देखो यहीं से वो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट बोला था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी के बारे में, ठीक है। आइए, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है ये,
मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी क्या बोलते हैं, द प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो प्राइस है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का वो डिपेंड करता है किस पे, अपॉन इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। जो भी प्राइस उसकी सेट की जाती है वो उस फैक्टर के प्रोडक्टिविटी पे, मतलब वो डिपेंड करता है उसके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे, है ना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है कि ये जो थियरी है ना ये कुछ सर्टेन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है ना। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ कॉन्सेप्ट को समझना इसमें बहुत जरूरी है। कुछ की कॉन्सेप्ट हैं जिनको समझेंगे, है ना, तो हम निकाल पाएंगे इससे अपना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला थियरी यहाँ पे लिख देते हैं, द थियरी इज बेस्ड ऑन सर्टेन कॉन्सेप्ट्स और सर्टेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, क्या क्या वो कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर 1 पहला है एमपीपी। एमपीपी का मतलब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, सेकंड है आपका वीएमपी। वीएमपी मतलब वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, और थर्ड है आपका एमआरपी। एमआरपी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। एमपीपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, वीएमपी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, एमआरपी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। ठीक है, ये तीन बातें हैं कि ये थियोरी ये तीन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर में बेस्ड है। ठीक है, एमपीपी, वीएमपी, एमआरपी, और हम समझेंगे ये तीनों होता क्या है और कैसे निकालते हैं इन तीनों को। ठीक है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। तो क्या बोलते हैं एमपीपी, पहला कॉन्सेप्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एमपीपी मतलब आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के बाद क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट है, सिंपल सा बात है। फिजिकल प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट एक्चुअली में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, और मार्जिनल तो हमने हमेशा बताया आपको, मार्जिनल का मतलब होता है फॉर वन एक्स्ट्रा यूनिट। ठीक है, फॉर वन एक्स्ट्रा यूनिट। कहीं भी आपने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो सेम चीज यहाँ पे है कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, देखते हैं। तो देखिए, इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म व्हेन एन एडिशनल वर्कर्स आर एम्प्लॉयड बाय इट, है ना। मतलब अगर कोई फर्म एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर को एम्प्लॉय करता है तो एज अ रिजल्ट एक्स्ट्रा आउटपुट कितना आ रहा है वहां से, मतलब आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। और कितना इंक्रीज हो रहा है ये हमें पता चलता है कैसे, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। बात समझ में आई। मार्जिनल प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट क्या बोलता है कि जब भी आप वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर या वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फैक्टर को एम्प्लॉय करते हो तो उससे आपका जो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन होता है वो क्या है, वो कितना होता है। करेक्ट है बात, ये हो गया आपका एमपीपी। ठीक है ना। और एमपीपी आप बोल सकते हो कि आप यहाँ पे कैसे निकालेंगे एमपीपी। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट एमपीपी एट एन यूनिट आप बोल सकते हो कि टोटल प्रोडक्ट एट एन यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट एट एन माइनस वन यूनिट से हम लोग एमपीपी निकाल सकते हैं। करेक्ट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल भी करेंगे सब निकालने के लिए। उससे पहले सारा हम समझ लेते हैं। ठीक है, वीएम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, कैसे उसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना, तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है कि आप एमपीपी मतलब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जितना आएगा वो इनटू प्राइस ऑफ द फैक्टर, जो प्राइस है फैक्टर्स का, है ना, उसके साथ में उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। प्राइस ऑफ द फैक्टर, जितना प्राइस उसको पे किया जाता है, ठीक है ना,
उस फैक्टर को अपने प्रोडक्टिविटी के लिए उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एमपीपी के साथ में, तो आपका वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट, जो वैल्यू मतलब जो प्रोडक्ट आपका निकला है ना, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो निकला है उसकी वैल्यू कितनी है। वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब कि जो एक्स्ट्रा यूनिट, मान लो 10 यूनिट आपने प्रोड्यूस किया है ना, 10 यूनिट्स, तो ये 10 यूनिट्स का कितना प्राइस होना चाहिए, है ना, ये कैसे निकलेगा। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जितना है आपका वो इनटू प्राइस ऑफ द फैक्टर, ठीक है ना, प्राइस ऑफ द फैक्टर। मान लो कि ये 10 यूनिट एक्स्ट्रा निकला तो एमपीपी, और इनटू मान लो कि 5 रुपए करके उसको प्राइस है, प्राइस ऑफ द फैक्टर, ठीक है ना। तो हो गया आपका वीएमपी टोटल 50 रुपीज 50, करेक्ट है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका वीएमपी। थर्ड है आपका एमआरपी। तो देखो यहाँ पे एमआरपी भी कुछ वैसा ही है, एमपीपी इनटू आप यहाँ पे लिखोगे एमआर, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू। एमआरपी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, है ना, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, क्या उस प्रोडक्ट से आपको मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है ना, उसकी वैल्यू बताना है। तो एमपीपी ले लिए मार्जिनल प्रोडक्ट, मान लो 10 यूनिट मार्जिनल प्रोडक्ट हुआ है और बेच के आपको जो आ रहा है वही आपका रेवेन्यू हो जाता है, करेक्ट है ना। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, कि ये आपका परफेक्ट कंपटीशन का है ना, परफेक्ट कंपटीशन है। तो ये जो मार्केट इक्विलिब्रियम जो हमें मिलता है, मार्केट इक्विलिब्रियम हमेशा हमें कहाँ मिलता है, जब भी हम परफेक्ट कंपटीशन या किसी भी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं मार्केट फॉर्म में, तो हमेशा MC इज इक्वल टू MR पे मिलता है ना। MC इज इक्वल टू MR पे, मतलब मार्जिनल कॉस्ट पे इज इक्वल टू जब मार्जिनल रेवेन्यू हो जाए। और यहाँ पे देखो तो प्राइस ऑफ द फैक्टर, आप सोच रहे होगे कि सर लेबर को भी 5 रुपया पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है, और रेवेन्यू भी हम 5 रुपए में ही उसको बेच रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब जो मार्जिनल कॉस्टिंग पड़ रहा है मेरा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो 5 रुपए है, और जितने में बेचा जा रहा है वो भी 5 रुपए है। हाँ, ये है ऐसा, क्यों, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है परफेक्ट कंपटीशन का, हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, और अभी तो हमने मोनोपोली और ये सब में पढ़ा, दो बातें पढ़ी थी, MC इज इक्वल टू MR एंड MC कर्व कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि जो मार्जिनल कॉस्ट होगा वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा। तो देखो प्राइस ऑफ द फैक्टर ये है और ये मार्जिनल रेवेन्यू है। फिर एक कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में आएगा, ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा। इसके हिसाब से आपका एक चीज बता देते हैं, ठीक है, इसके हिसाब से VMP इज इक्वल टू MRP हो जाएगा ऑलवेज यहाँ पे, है ना। तो VMP और MRP इस कंडीशन में कुछ अलग अलग नहीं होते हैं, दोनों एक ही होते हैं, बस एक को आपको कॉस्ट पे निकाला जाता है और एक को आपको रेवेन्यू से निकाला जाता है, करेक्ट है ना। VMP इक्वल टू MRP बिकॉज MC इज इक्वल टू MR, तो ये प्राइस ऑफ द फैक्टर मतलब MC है उसका, है ना, मार्जिनल कॉस्ट, और ये मार्जिनल रेवेन्यू है इस MPP का, करेक्ट है। तो VMP इज इक्वल टू MRP हो गया, ठीक है। हाँ, एक बात और आप सोच रहे होंगे कि सर MPP है जितने में बेच रहे हैं और जिससे हम जो प्राइस से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं वो तो एवरेज रेवेन्यू होता है, आप मार्जिनल रेवेन्यू क्यों लिख रहे हो यहाँ पे, है ना, एवरेज रेवेन्यू होता है। तो देखो परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ पे अजम्पशन है कि ये परफेक्ट कंपटीशन है, और हम जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में यही ग्राफ जो होता है, यही आपका डिमांड कर्व है, यही प्राइस है, यही AR होता है और यही MR होता है, करेक्ट है ना। तो अगर आप इसको MR की जगह AR भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या AR की जगह मैंने MR लिख दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, करेक्ट है बात, ठीक है। तो इसीलिए एवरेज रेवेन्यू ही है, बस दोनों को मैच कराने के लिए हमने एक जगह मार्जिनल कॉस्ट हो गया और एक जगह आपका मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, करेक्ट है ना। तो ये चीजें हैं, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, ये 3 चीजों को, ठीक है ना। इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग MPP फाइंड करते हैं और VMP या MRP फाइंड करते हैं। देखो VMP और MRP का कॉलम एक ही में दे दिया है, क्योंकि अभी हमने समझ लिया है यहाँ पे VMP इज इक्वल टू MRP आपका होता है, करेक्ट है ना। तो देखिए तीनों यहाँ पे ना 3 फैक्टर का कॉन्सेप्ट ले लिया है, देखो लैंड का, कैपिटल का, लेबर का, और ये दिखाने की कोशिश किया है हमने कि लैंड और कैपिटल जो है ना वो फिक्स्ड है ना, वो फिक्स्ड फैक्टर है, उनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। 1 यूनिट ऑफ लैंड हमेशा चल रहा है, 1 यूनिट ऑफ कैपिटल हमेशा आपने एम्प्लॉय किया है। वेरिएबल फैक्टर कौन सा है आपका, लेबर, है ना। लेबर में हम लोग चेंजेस ला रहे हैं, एक एक करके बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये लेबर बेस पे है, लेबर के बेसिस पे है ना।
तो देखिए टोटल प्रोडक्ट बोला कि जब आप एक लेबर एम्प्लॉयड कर रहे थे तो 10 था, 2 पे 16 था, 3 पे 21 का प्रोडक्शन हुआ, 4 पे 25 यूनिट का, 5 पे 28 यूनिट का और 6 पे 30 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है। ये सब यूनिट्स में है, ठीक है, ये सारे आपके यूनिट्स में है, ठीक है, इतने यूनिट्स प्रोडक्शन हुए, करेक्ट है ना। आपको यहाँ से एमपीपी निकालना है, करेक्ट ना। तो देखो एमपीपी का अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एमपीपी कैसे निकलेगा हमारा, बताइए जरा। मार्जिनल प्रोडक्ट है ना, तो टोटल जो प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि देखो पहला वाला के ऊपर तो कुछ है नहीं तो डैश दे दीजिए, सेकंड वाला निकालना है तो क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1, ठीक है। तो 16 माइनस 10 6, 21 माइनस 16 5, 25 माइनस 21 4, 28 माइनस 25 3 एंड 30 माइनस 28 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका एमपी, करेक्ट है ना। अब देखिए अब हमें निकालना है वीएमपी या एमआरपी, तो कैसे निकलेगा, तो देखो वीएमपी और एमआरपी के लिए क्या होता था, वीएमपी ही अगर मान लेते हैं तो होता था एमपीपी इनटू क्या लिखते थे हम लोग वहां पे, इनटू में प्राइस ऑफ द फैक्टर, करेक्ट ना, प्राइस ऑफ द फैक्टर। तो इस केस में देखो दिया हुआ है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ₹5, और अभी मैंने आपको बताया कि जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है मतलब जितने में प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है, वही प्राइस ऑफ द फैक्टर भी होता है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, करेक्ट है ना बात, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ आपको रेवेन्यू दिया हुआ है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, आपको यहाँ पे अगर वीएमपी निकालना है तो कॉस्ट ले लीजिए, सेम ले लीजिए, और अगर नहीं चाहते वीएमपी से निकालना, एमआरपी से निकालना चाहते हैं तो भी आपका एमपीपी इनटू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है ना, और इसे वो बोलते हैं एमआर, ठीक है। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट दिया हुआ है ₹5, ठीक है। अब हर एक यूनिट के साथ में करिए आप, तो पहला वाला तो डैश हो जाएगा, दूसरा वाला 6 है आपका एमपीपी, है ना, और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है 5 दिया हुआ है, सब में 5 ही रहेगा, तो 6 5 30, यहाँ 30, 5 5 25, 4 5 20, 3 5 50, 2 5 10, ये सारा का सारा आपका वीएमपी निकल के आ गया, करेक्ट है ना, समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से हम लोग एमपीपी, वीएमपी और एमआरपी फाइंड आउट करते हैं, करेक्ट है। चलिए कुछ इसमें हम लोग देख लेते हैं क्रिटिसिज्म इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, थोड़ा क्रिटिसिज्म भी इसको झेलना पड़ा है, तो क्या क्रिटिसिज्म है, ठीक है। और आज का ये टॉपिक है, आज यहीं तक हम लोग रखेंगे, अगला जो क्लास होगा हमारा वो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मैथ में, तो उसमें आप ट्राई करिएगा बनाने का, एमपीपी निकालने का और वीएमपी निकालने का दिया हुआ है, तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, आज का लास्ट टॉपिक है उसमें। तो देखिए दो डिफेक्ट्स हैं इसके, है ना, इस थियरी के दो डिफेक्ट्स हैं। पहला डिफेक्ट ये है कि ये वेज रेट कैसे डिटरमाइन होता है इसके बारे में नहीं कुछ बताता है ना, कि हाउ डज इट डज नॉट टेल हाउ द वेज रेट इज डिटरमाइंड। जैसे आपने अपने मन से एक वेज रेट यहाँ पे दे दिया है, फिक्स कर दिया है ना, कि एक पर्टिकुलर वेज रेट रहेगा। जैसे अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था तो वहां पे वेज रेट बोल के ऐसा कुछ नहीं था कि वेज का रेट क्या फिक्स किया जाएगा, किस वेज रेट पे हम लोग उसको प्रोडक्शन देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट वाला आपका जो कॉलम आया था, तो एक बार चेक कर लेते हैं वीएमपी वाला, एक उसमें और कॉलम हो सकता था, है ना, कि कितना आया था उसको बोलिए तो 30 25 20 15 और 10 आया था ना वीएमपी, सिर्फ वीएमपी वाला साइड देखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पे ऐसे ही दे दिया जाता है कि मान लेते हैं क्वेश्चन में कि दे दिया कि वेज रेट आपका है 20 रुपया, ठीक है, लेबर को 20 रुपये करके मिल रहा है, ठीक है ना, एक लेबर का 20 रुपये करके मिल रहा है, मतलब ये एवरेज वेज रेट है, पर लेबर 20 रुपया करके दिया जा रहा है, एवरेज वेज रेट, ठीक है। तो ये नहीं समझ में आता है क्वेश्चन में कि ये वेज रेट आप किस बेसिस पे यहाँ पे 20 रुपये कर दिए हो, ठीक है, बस ये दे दिया जाता है, तो ये बताने में फेल हो जाता है, ठीक है, कि वेज रेट कैसे यहाँ पे सेट किया जाता है। बेसिकली बोलने का ये मतलब होता है कि प्रोडक्शन उस लेवल पे सबसे बेटर होता है इसका, मतलब आप बोल सकते हो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन होता है जहाँ पे वीएमपी इज इक्वल टू एवरेज वेजेस हो जाता है।
तो देखो VNP इज इक्वल टू एवरेज वेजेस 4 लेबर एम्प्लॉयड यहाँ पे हुआ है, मतलब 1 2 3 4 नंबर ऑफ लेबर वाला देखेंगे कॉलम, तो 4 यूनिट ऑफ लेबर अप्लाई करने पे आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। मतलब जब आप 4 लेबर को एम्प्लॉयड कर रहे हो वो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है, मैक्सिमम आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन यहाँ पे आपको मिल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट वाला कंडीशन है फॉर्म्स के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं बताता है कि ये वेज रेट कहाँ से कैसे डिटरमाइन आपने कर लिया कि 20 रुपये ही होगा, करेक्ट है। तो ये इसका एक डिफेक्टिव सिचुएशन है, ठीक है। दूसरा है कि इट डील्स ओनली विद द डिमांड साइड ऑफ द फैक्टर प्राइसिंग एंड इग्नोर द सप्लाई साइड। अभी हमने पढ़ा था, इसके असम्पशन देख रहे थे या जो भी फीचर्स देख रहे थे कि सप्लाई साइड को कंसीडर ही नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड को लेके यहाँ पे पढ़ना होता है, ठीक है। जबकि आप फैक्टर प्राइसिंग, जब आप पूरी तरह से फैक्टर प्राइसिंग कर रहे हो, पूरा मार्केट पढ़ रहे हो, तो यूजुअली डिमांड और सप्लाई दोनों को साथ में लेके चलना होता है, दोनों को देखना होता है, ठीक है ना। तो इन्हीं सब थियोरी ये इस डिफेक्ट की वजह से, खास करके ये सेकंड वाले डिफेक्ट की तरह की वजह से मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आया फिर मार्केट में, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दोनों चीज़ों पे ध्यान देता था, मतलब डिमांड साइड एज वेल एज आपका सप्लाई साइड, और ये ज़्यादा एक्यूरेटली प्राइस डिटर्मिनेशन कर सकता है एज कम्पेयर टू द आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के बेसिस को अगर देखा जाए, ठीक है। इन कंपेरिजन में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ये ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन देता है आपका, ठीक है, किसका, प्राइस डिटर्मिनेशन, करेक्ट है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना, क्लियर है बात। तो ये जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पूरा इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है आपका, ठीक है ना। एक एक करके रेंट का अलग पढ़ना है, आपका वेजेस सैलरी का अलग पढ़ना है, इंटरेस्ट का अलग पढ़ना है, प्रॉफिट का अलग पढ़ना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमको पढ़ना है मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, क्लियर है।